ओके सो बच्चों, अगला सेशन अपना हाइड्रोकार्बन्स का। ओके, पहले हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कर लेते हैं क्विकली जो हम लोगों ने पिछले सेशन में कंप्लीट किया था, राइट। एंड वी हैड स्टार्टेड विद द आइडिया ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, एमओपीज ऑफ एल्कीन्स हमने शुरू किया था, जिसमें इंडस्ट्रियल वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द फर्स्ट section of reactions that we started with was elimination reactions, as you can see on your screen, right। हमने elimination को क्या बोला था, बीटा elimination भी बोला था और 1,2 elimination भी कहा था, right। जहां पर there were two different categories. One was from alkyl halides by dehydrohalogenation. Second was again from alkyl halides by dehalogenation. And third was from alcohols by dehydration. ये तीन तरीके थे अपने पास, है ना। एल्काइल हैलाइड लो, उसको आप ये कर लो, क्या बोलते हैं, उसमें से हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों निकाल दो। तो उधर रिएजेंट क्या यूज कर रहे थे आप, अगर आपको एल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकालने का और एल्कीन बनाना है, तो रिएजेंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्या था, अल्कोहलिक KOH। ये ध्यान में रखने बोला था मैंने, क्या रखने बोला था, अल्कोहलिक KOH, राइट। अगर अल्कोहल का मुझे डिहाइड्रेशन करना है, आगे जाके अल्कोहल का मेरे को डिहाइड्रेशन करना है, तो मैं H2SO4 यूज करता था, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ जब आप डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर रहे हो, जब ये रिएक्शन कर रहे हो, तो हम लोग ने कौन सा रूल अप्लाई किया था टू अंडरस्टैंड द मेजर प्रोडक्ट, हमने सेट्जेफ रूल अप्लाई किया था। कौन सा था, सेट्जेफ रूल, जहां पर क्या बन रहा था, वो एल्कीन बनता है, द प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन दैट हैज ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, मतलब जहां पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ज्यादा ब्रांचेस या ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। पर मैंने आपको सिंपल तरीका क्या बताया था बच्चों, याद है, एकदम इजी तरीका बताया था, कहां से हाइड्रोजन निकालने का, जहां पे कम होता है कि ज्यादा होता है, कहां से जहां पे कम होता है वहां से हाइड्रोजन अपन निकाल लेते, एकदम सिंपल तरीका मैंने बताया था, राइट। सो स्टेटमेंट तो हमने देखी थी, मार्क की थी, समझी थी, बट मैंने आपको इजी ट्रिक बताई थी कि आपको जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां से निकाल लेना है, एकदम सिंपल। यहां तक अपना सेट्जेफ रूल समझ में आया था। सो सेकंड कैटेगरी क्या थी इस रिएक्शन की, सेकंड कैटेगरी थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, राइट। तो मैंने आपको तभी ये चीज बताई थी कि भाई जब आपके पास अल्कोहल है तो आप क्या यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो जहां भी कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आएगा अल्कोहल के साथ, आप इमीडिएटली क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे क्या, डिहाइड्रेशन। और अगेन यहां पर भी आप सेट्जेफ रूल लगाओगे, सीधी बात है ना। सेट्जेफ रूल लगाने से आपको क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट ब्यूट-2-ईन मिल रहा था, यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास, और माइनर प्रोडक्ट आपके पास ब्यूट-1-ईन। क्या दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, आंसर इज यस। क्या दोनों इक्वल क्वांटिटी में बनेंगे, नो ऑफ कोर्स नॉट, एक मेजर बनेगा एक माइनर बनेगा। कब, जब नंबर ऑफ हाइड्रोजन अलग अलग हैं तो। और साथ ही साथ मैंने आपको एक और ऐसा एग्जांपल भी दिखाया, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, तो मेजर माइनर कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कैसे थे, सेम थे, तो पेंटोईन ही बनने वाला था। इधर से हाइड्रोजन लो तो भी पेंटोईन, इधर से लो तो भी पेंटोईन, है ना। चलो, तो अल्कोहल वाले पैराग्राफ की अपन मार्किंग कंप्लीट करते हैं फटाफट। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, सो एवरीबडी आई होप इज सिटिंग विद देयर टेक्स्ट बुक ऑन पेज 241 ऑफ योर स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक, राइट। नाउ अल्कोहल्स ऑन हीटिंग विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म एल्कीन, बोलोगे सही है, ठीक है। कैसे, एलिमिनेशन ऑफ क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ, और एलिमिनेशन ऑफ वाटर हुआ इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन ये वर्ड यूज किया। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बोलेंगे ठीक है। इसका नाम क्या है, इस रिएक्शन को हम लोग जानते कैसे, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या नाम है इस रिएक्शन का बच्चों, कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। कैन आई बी मोर प्रिसाइज एंड से एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। सिर्फ कैटलाइज बोलने से अच्छा मैं बोलूं कि इसमें कैटलिस्ट कौन था, सल्फ्यूरिक एसिड था बच्चों, तो मैं बोल सकता हूं एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन रादर देन जस्ट सेइंग डिहाइड्रेशन, है ना। ओके, नाउ एग्जैक्ट कंडीशंस, और ऐसा लिखा उन्होंने, एग्जैक्ट कंडीशंस डिपेंड ऑन द अल्कोहल, मतलब कि कौन सा अल्कोहल यूज कर रहे हैं उसके ऊपर कंडीशंस डिपेंड करती है, बट मोर और लेस फंडा ये कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, ये है। परसेंटेज ऑफ H2SO4 बदल जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल, हर अल्कोहल को अलग अलग परसेंटेज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। ओके, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। वाई,
the mechanism is an example of beta elimination. Why? Because OH group is going from alpha carbon and H atom is going from beta carbon, है ना, beta 1 beta 2 हमने ऑलरेडी देख लिए थे सिट्ज़ेफ रूल अप्लाई करके. Ease of dehydration of alcohols is in the order 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपके MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन है. कौन से अल्कोहल को, कौन से टाइप के अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना ज़्यादा आसान है बच्चों? तो द आंसर इज अ टर्शियरी अल्कोहल इज ईजियर टू डिहाइड्रेट. टर्शियरी वाला अल्कोहल रहेगा तो उसको आप आसानी से डिहाइड्रेट कर पाओगे, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी. ठीक है, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने आपको एक बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल दिया ब्यूटेन 1 ऑल का. वहाँ पर अल्फा बीटा मेंशन्ड है ऑफ कोर्स. तो क्या करना है अपने को, थोड़ा सा इसको मार्किंग के हिसाब से देखते चलो. HOH यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, अल्फा और बीटा देखो, और वहीं पर हमने क्या किया, जहाँ से H और OH निकाला वहीं पे हमने डबल बॉन्ड डाल दिया, तो ब्यूट 1 इन आपका मेजर प्रोडक्ट बन गया. ब्यूटेन 1 ऑल से क्या बन गया, ब्यूट 1 इन बन गया, है ना. लेकिन सेम यही अगर ब्यूटेन 2 ऑल होता, ये अगर सेम क्या होता, ब्यूटेन 2 ऑल होता, यही वाला एग्जाम्पल जो हमने किया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट कैसा बनता, ब्यूट 2 इन बनता था. ये सारे एग्जाम्पल हमने कवर किए हुए हैं. देखो ब्यूट 2 इन आपका, ये देख लो, ब्यूट 2 इन सेकेंड कार्बन पे आपका डबल बॉन्ड, ब्यूट 2 इन आपका मेजर प्रोडक्ट बना. अच्छा, रिमेंबर दिस, द कॉन्सेंट्रेशन प्राइमरी अल्कोहल के लिए 75%, सेकेंडरी के लिए 60 और टर्शियरी के लिए 20. ना ये जो 75 है ये गलत दिया हुआ है आपके बुक में. प्राइमरी अल्कोहल के लिए टेक्निकली 75 to 95 एनी रेंज और इवन 98% तक भी यूज़ किया जाता है. ये यहाँ पे मेंशन करेंगे. फॉर प्राइमरी अल्कोहल 75 to 95% आपका H2SO4 यूज़ होगा बच्चों. ठीक है, yes, everybody I hope has mentioned that. Now I will write some important points here for you to remember from your MCQ point of view. आप ऐड कर देंगे उसको अपने नोट्स में. ठीक है, some important points to remember. जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि जो आपको अभी मैंने आज रिवीजन करते वक्त सबसे पहली चीज़ बोली कि अल्काइल हैलाइड में जब आप अल्कोहलिक KOH डालते हो तो एलिमिनेशन होता है ना. तो ऐसे देखना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना. RX यानी कि अल्काइल हैलाइड, यस. अगर अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट कर रहे हो, ध्यान से सुनना, अगर अल्काइल हैलाइड को आप रिएक्ट कर रहे हो with alcoholic KOH और with aqueous KOH, तो दोनों अलग अलग मैकेनिज्म और अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर. ऐसे आसान तरीके से ऐसे याद रखना. देखो KOH अगर aqueous रहेगा और KOH अगर अल्कोहलिक रहेगा, समझ रहे हो बात को. है ओरिजिनल रिएजेंट क्या था, अल्काइल हैलाइड RX, उसमें क्या डाला KOH, ये भी ठीक है. इसमें फर्क क्या है बताओ, मीडियम का फर्क है ना. एक जगह एक्वस है मीडियम और एक जगह अल्कोहलिक है. एक जगह पानी डाला हुआ है सॉल्यूशन में और दूसरे का आपने अल्कोहल डाला हुआ है. ये दिमाग में जा रहा है. अगर आप पानी डाल रहे हो, अगर आप मीडियम में वाटर डाल रहे हो, ठीक है, और अगर आप मीडियम में अल्कोहल डाल रहे हो तो दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस होंगे. अगर आप अल्कोहल डाल रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन होगा. क्या होगा, कौन सा मैकेनिज्म होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा. और अल्कोहल डाल रहे हो तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा. अपन कौन सा वाला पढ़ रहे हैं अभी, एलिमिनेशन वाला, है कि नहीं. और इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा,
तो इसमें प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन टू फॉर्म अल्कोहल, आपका ROH बनने वाला है, RX की जगह ROH बनने वाला है, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, X गया OH आया, और यहाँ पर एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन होने वाला है। काफ़ी क्लैरिटी, पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिख के रखना, बहुत काम आने वाला है, ट्रस्ट में आगे बहुत काम आने वाला है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 फॉर डिहाइड्रेशन is as follows, ठीक है। अब जरा दिमाग लगा के बताओ मुझे, आप खुद दिमाग लगाओ, ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं, देखो लॉजिकली आपको याद करवाता हूं। अभी मैंने बताया कि कौन सा वाला अल्कोहल इजी है डिहाइड्रेट करना, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी? टर्शियरी इजी है, करेक्ट। तो बिकॉज टर्शियरी आसान है तो उसको कम कॉन्सेंट्रेशन लगेगा कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लगेगा H2SO4 का? दिमाग लगाओ। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन क्या था? आप बोलेंगे टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो जो आसान है उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होगा कि आसानी से तो कम में हो जाएगा? क्या लगता है? कम में काम हो जाएगा ना, दैट्स द मीनिंग ऑफ ईज। ईज वर्ड का मतलब क्या हुआ फिर, तो है कि नहीं? तो ऐसे आपको बहुत इजीली याद रहेगा कि फॉर टर्शियरी अल्कोहल यानी कि फॉर 3 डिग्री अल्कोहल आपको कितना चाहिए? ओनली 20% H2SO4 चाहिए। अब देखो आपने जो मार्किंग की पेज 241 पे समझ में आ गई होगी, देखो। फिर फॉर सेकेंडरी अल्कोहल आपको कितना चाहिए? 60% चाहिए, समझ में आ रहा है? एंड फॉर प्राइमरी, क्योंकि वो सबसे डिफिकल्ट था, वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मांग रहा है, तो 75% से लेके 95% तक H2SO4 चाहिए। क्या ये आसानी से समझ में आ गया आपको बच्चों? है ना? तो ऐसे आपको याद रखना, रट्टा नहीं मारना है, समझना है बहुत सिंपल तरीके से कि टर्शियरी वाला जो है वो इजी था, आसान था डिहाइड्रेट करने को, तो इसलिए कम कॉन्सेंट्रेशन में काम हो गया बॉस। हम बोलेंगे अरे वाह, वेरी गुड, सही है, तो 20% में अपना काम हो गया उसका, राइट। तो यही तो वो बोल रहा है यहाँ पे, परसेंटेज इस तरह से काउंट किया हमने, ठीक है बच्चों? ठीक है, चलो, दैट वाज द सेकेंड पार्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। द थर्ड पार्ट इज बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। क्या है हेडिंग? क्या है देखो ना ध्यान से, बाय डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या है पहले ये समझ लेते हैं अपन, है ना? जैसे उसने वर्ड दे दिया, क्या नया वर्ड आपके लिए, कौन सा? विसिनल डाइहैलाइड। तो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ विसिनल डाइहैलाइड। चलो अच्छा देखो, आप बेवकूफ तो हो नहीं, आपको समझता तो है कि भाई डाइहैलाइड लिखा मतलब कितने हैलोजन होंगे, नाम में ही लिखा हुआ है डाइहैलाइड, तो 2 हैलोजन तो होंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं? तो मुद्दा ये कि भाई विसिनल वर्ड का मतलब क्या है, तो देखो समझो, डाइहैलाइड्स, क्या बोला मैंने? डाइहैलाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप है? देखो, आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज विसिनल, पहले जेमाइनल लिखते हैं। वन इज जेमाइनल, बहुत लोग उसको जेमिनल भी कहते हैं, जेमिनल भी बोल सकते हो, ठीक है? स्पेलिंग ध्यान से देखना, क्या लिखी है स्पेलिंग? GEMINAL, ठीक है? जेमिनल और जेमाइनल। द अदर वन इज विसिनल, ठीक है? तो ये दोनों टाइप के आपको मैं डाइहैलाइड्स दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लो। जेमाइनल आप तब बोलेंगे, जब
both halogens, both halogen atoms on same carbon, क्या रहेगा बच्चों, एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगे होंगे तो वो कैसा रहेगा, वो जेमाइनल डाइहैलाइड रहेगा, जेमिनल या जेमाइनल डाइहैलाइड रहेगा. Sorry, my throat is really better but still bad. So both halogen atoms on the same carbon, that is geminal. Just for a fun fact को बता दूं, the word geminal comes from the word Gemini. Gemini means, नहीं पता, Gemini मतलब होता है ट्विंस, जुड़वा. तो एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन है ना, इसलिए जेमाइनल नाम लिखा हुआ है. ठीक है, आप में से कुछ लोगों को अगर इंटरेस्ट हो तो आप एक बार कभी जाके देखना, ज़ोडिएक साइंस अगर आपने देखे हो, जो टॉरस, एरीज ज़ोडिएक साइंस होता है ना, अपनी राशि होती है, उसमें एक जेमिनाई होती है, और जेमिनाई का सिंबल क्या होता है, ट्विंस, है ना. तो ये वहां से आया वर्ड. हाँ बच्चों, अच्छा विसिनल, ये तो इंग्लिश का वर्ड है, आपको पता है. विसिनिटी, कोई चीज़ अपने विसिनिटी में, मतलब अपने पड़ोस में, आजू बाजू, नज़दीक में, विसिनिटी. तो यहाँ पे क्या रहेगा, सब सोचो. हैलोजेंस ऑन, बोथ हैलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन. किस पे रहेगा, ये आपका पड़ोसी, एडजेसेंट है ना, विसिनिटी, आपके आजू बाजू, यानी कि एडजेसेंट कार्बन एटम पे जो रहेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, विसिनल बोलेंगे. तो अब वापस से पढ़ो, देखो हमने क्या हेडिंग देखी टेक्स्ट बुक में, क्या लिखा है, कौन सा वाला यूज करने वाले हम, जेमाइनल की विसिनल, हम विसिनल यूज करने वाले. दोनों का एग्जांपल भी लिख देता हूं आपके लिए, जैसे कि ये वाला क्लोरीन क्लोरीन, ऐसा दोनों क्लोरीन देखो एक पे आ गया ना, या फिर इन जनरल एक्स, कोई भी एक्स लिख सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि क्लोरीन ही लिखना है. देखो ये दोनों एग्जांपल किसके हुए, जेमाइनल के हुए ना. और विसिनल का कैसे लिखेंगे, CH2 Cl C. विसिनल दिख रहा है बाजू बाजू के कार्बन पे. इस तरह से इजी है ना. तो अपन बात कर रहे हैं, पहली बात तो भाई विसिनल की, ये क्लियर हो गया एटलीस्ट कि विसिनल क्या होता है, एडजेसेंट मतलब विसिनल और सेम मतलब जेमाइनल. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस. इस तरह से तो वो बोल रहा है विसिनल डाइहैलाइड लो, उसमें से दोनों हैलोजन निकाल दो. तो क्या क्या किया, सिर्फ हैलोजन निकाला तो डी हैलोजिनेशन बोलूंगा. जब हाइड्रोजन हैलोजन दोनों निकाल रहा था तो क्या बोला था, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बोला था. यहां पर डी हैलोजिनेशन बोला है. अच्छा डी हैलोजिनेशन कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या यूज करना है भाई, तो यूज करना है ऑन हीटिंग विद जिंक. जिंक के साथ क्या करना है, हीट करना है. तो एरो पे क्या आना चाहिए, अच्छा सा एक प्यारा सा ट्रायंगल आना चाहिए, है ना. हीट करना है. आपने क्या किया, हैलोजन्स निकाल लिए क्या, तो वो हैलोजन निकाल के कहाँ जाएंगे भाई, वो जिंक के साथ जाएंगे. आप बोलोगे ठीक है, तो बचा क्या आपके पास, फिर आपके पास बच गया एल्कीन. तो कोई भी आपने विसिनल डाइहैलाइड ले लिया, जैसे कि 1,2 ट्राइब्रोमो इथेन, और उसको जिंक के साथ रिएक्ट किया तो जिंक ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमीन के साथ चला गया, बेसिकली जिंक ब्रोमाइड बन गया और इथीन आपके पास बचा. सेम वे डाइब्रोमो प्रोपेन है, प्रोपीन बन गया और आपका जिंक ब्रोमाइड बन गया. राइट बच्चों, चलो ये रिएक्शन भी लिख के लेंगे अपन. I think we have given the headings of A, B, C ना. Okay, so this will be C आपके notes में. This will be category of C.
डीहैलोजिनेशन, ये हेडिंग डाल दो, डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डिहाइड्रेशन, एंड नाउ डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स। कैसे रिएक्शन कैसा था? एग्जाम्पल के साथ लिखता हूं सीधा। सपोज ये क्लोरीन है, इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो, देख लो, और लॉन्गेस्ट चेन 2 कार्बन यानी कि ईथेन, है ना बच्चों? किसके साथ आप इसको हीट कर रहे हो? सिर्फ जिंक, जिंक का मेटल का पाउडर भी ले लिया तो भी बहुत है, सीधा सीधा जिंक मेटल का पाउडर ले लेना, दैट्स इट। क्या होगा? जिंक की वैलेंसी 2 है तो वो ZnCl2 2 क्लोरीन लेके निकल जाएगा। तो यहां से बेसिकली ये दोनों क्लोरीन निकल गए, है ना? तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, है कि नहीं? यही तो फंडा है। तो यहां पे आ गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और एक एग्जांपल, समझो, इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन, क्या नाम होगा इसका? 2,3 डाइब्रोमो, 4 कार्बन की चेन है ना, ब्यूटेन। देख लो, नाम इसलिए हर एक का लिख रहा हूं ताकि आपके नेम्स का रिवीजन होता रहे टाइम टू टाइम। नहीं तो आप लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर और उस पर फोकस नहीं कर पाते हो, भूल जाते हो कॉमन नॉमेनक्लेचर और IUPAC नॉमेनक्लेचर, राइट? तो यू हैव सी 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। क्या बनेगा बच्चों इसमें? अगेन क्या निकल जाएगा बताओ? ये दोनों ब्रोमीन निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखो क्या बनने वाला है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस ZnBr2, सिंपल है ना? ये क्या था? ये इथीन था, और ये क्या था? ब्यूट-2-ईन था, ब्यूट-2-ईन। क्लियर? एकदम बढ़िया, मस्त। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एल्कीन्स का फॉर्मेशन बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ एलिमिनेशन। द सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन, उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ रिएक्शन हमारा आता है एडिशन रिएक्शन। क्या आता है? एडिशन रिएक्शन। तो ये एक्चुअली हमने ऑलरेडी एल्केन्स में कवर कर लिया है, ये सेम रिएक्शन हमने एल्केन में कवर कर लिया, जस्ट अ रेपिटेशन ऑफ दैट। देखो, you have to do partial reduction of alkynes or basically controlled hydrogenation of alkynes by using what? By using Lindlar's catalyst. Now this is a very important new name for you to remember. कौन सा catalyst? रिपीट करेंगे, कौन सा catalyst है? Lindlar's catalyst. तो एक छोटा सा रिकैप कर लो, मैंने आपको एल्केन्स में ये पढ़ाया, फिर वहां से फिर मैं लेके जाता हूँ लिंडलार्स पे। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एल्केन कैसे बनाया था बच्चों? हमने इसको बोला था हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन, है ना? वैसे अगर आप एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो इसको सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन, सेबेटियर-सैंडरसन रिएक्शन ऐसे बोलते हैं। वो खास करके जेई और नीट वगैरह के लिए है, यहाँ पे आपको मेंशन्ड भी नहीं है इसमें, ठीक है? तो इसको हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स या एल्काइंस ऐसे मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब आपको गैशियस हाइड्रोजन आपने लिया तो आपने उसको प्लैटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में यूज़ किया इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और फिर आपका एल्केन बना। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। प्लैटिनम पैलेडियम नहीं है तो निकल भी यूज़ कर सकते हैं। उस वक्त आपको मैंने ये चीज़ क्लियरली बताई थी कि बेहतर ऑप्शन कौन सा है, ये बताओ पहले। बेटर ऑप्शन कौन सा है? प्लैटिनम पैलेडियम ज़्यादा अच्छा है कि निकल ज़्यादा अच्छा? प्लैटिनम पैलेडियम ज़्यादा अच्छा है। तो क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा है ना? और अपन उतना यूज़ नहीं करना चाहते, समझो महंगा है तो अपन उतना यूज़ नहीं करेंगे, तो इसलिए अपन निकल यूज़ करते हैं। तो ये तो क्लैरिटी है लाइफ में कि बॉस प्लैटिनम पैलेडियम जब होंगे तो एल्कीन या एल्काइन जो भी आपने लिया उसका बहुत अच्छे से रिडक्शन होगा,
बहुत अच्छे से उसमें हाइड्रोजन ऐड होगा और सीधा आप एल्केन पे जाके रुकोगे। सही बात है कि नहीं? यहां तक क्लियर बच्चों? तो उसको अपन पहले यहां पे देखते हैं लिख के, इस तरह से समझो। क्या अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एल्काइन है, उसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन ऐड किया, एक स्टेप हाइड्रोजन मैंने ऐड करा बच्चों, तो एल्कीन बनेगा। क्या ये बात से आप अग्री करते हो? एल्काइन लिया, उसमें एक स्टेप मैंने हाइड्रोजन ऐड किया एक बार, तो एल्कीन बनेगा, और उसमें वापस हाइड्रोजन ऐड किया तो एल्केन बन जाएगा। ये वाला मैंने करके दिखाया आपको, ये अभी रिवाइज किया, ये डायरेक्ट हमने किया हुआ है, ये भी हमने किया हुआ है, एल्कीन से एल्केन या एल्काइन से एल्केन किया हुआ है। पर अभी हमें क्या अचीव करना है बताओ? अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? एमओपी ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं ना। तो अभी हमें क्या करना है मालूम है? यू हैव टू डू दिस, एल्काइन से एल्कीन जाना है आपको। पहले तो ये समझो कि हो क्या रहा है। एल्काइन से कहां जाना है? एल्कीन, और रुक जाना है एल्कीन पे, आगे एल्केन पे नहीं जाना है आपको। सही बात है? समझ रहे हो क्या हो रहा है? तो अब मुझे आप खुद लॉजिकली सोच के बताओ कि which type of reagent will you prefer? The one that is a very nice or very strong hydrogenating agent or a weak one? आपको चाहिए कि एक स्टेप में आके रुक जाए, आगे तक नहीं जाना चाहिए। आप स्ट्रांग वाला लोगे तो प्रॉब्लम कहां आएगी? स्ट्रांग वाला रुकेगा नहीं ना, स्ट्रांग वाला बोलेगा भाई मैं तो सीधा एल्केन, मैं निकल जाऊंगा। समझ रहे हो आप? स्ट्रांग वाला आपका फास्ट ट्रेन है, वो फास्ट ट्रेन हर स्टॉप पे नहीं रुकती है। अपने इधर होती ना सीधा, जो बोरीवली से सीधा अंधेरी, हाँ, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप, बीच में 5 स्टेशन रुकी नहीं। वैसा नहीं चाहिए ना अपने को। अपने को क्या चाहिए? स्लो ट्रेन, हर स्टॉप पे रुक रुक के जानी चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा कि आप चाहते हो कि कंट्रोल्ड तरीके से या लिमिटेड तरीके से हाइड्रोजनेशन हो। क्या ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ कि हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ बच्चों, रटना नहीं, समझना है। फिर से देख लो, एल्काइन से वी वांट दैट जब हाइड्रोजनेशन शुरू हुआ तो एक स्टेप हो फिर रुक जाए और आगे नहीं जाए। आप बोलेंगे हाँ सही है, तो उसके लिए हमें वीक रिएजेंट चाहिए। अभी हमारे पास अच्छा रिएजेंट कौन सा था? प्लैटिनम था या पैलेडियम था या निकल था। हाइड्रोजन डाला, थोड़ा सा हीट कर दिया, तो क्या हुआ? तुरंत वो एल्केन बन जाता था। तो हमने दिमाग लगाया। अब देखो हमने दिमाग क्या लगाया, हमने बोला भाई पैलेडियम ले लो। क्या बोला? पैलेडियम ले लो। पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन करेंगे, पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन करेंगे। तो आप बोलोगे सर पैलेडियम प्लस हाइड्रोजन तो डायरेक्ट क्या दे देगा? ये तो अच्छा था ना, आपने बोला स्ट्रॉन्ग वाला था पैलेडियम में हाइड्रोजन, है कि नहीं? एल्काइन से एल्कीन बनाने के लिए 1 मोल हाइड्रोजन चाहिए। तो हमने बोला यार पैलेडियम होता, साथ में हाइड्रोजन होता, तो ये अच्छा यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजनेटिंग एजेंट होता, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजनेशन, और ये सीधा एल्केन पे ही जाके खत्म होता। आप बोलते हैं हाँ सही है। लेकिन अगर मैं पैलेडियम की एबिलिटी थोड़ी खराब कर दूं, पैलेडियम की एक्टिविटी को थोड़ा सा क्या कर दूं? लिमिटेड कर दूं, कंट्रोल कर लूं, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वीक हाइड्रोजनेशन हो जाएगा? तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पैलेडियम में डाल दिया BaSO4। क्या डाल दिया? पैलेडियम के साथ क्या डाल दिया? BaSO4, बेरियम सल्फेट। पैलेडियम के साथ डाल दिया क्या? बेरियम सल्फेट। और अब उन्होंने बोला कि अब ये बेरियम सल्फेट की वजह से जो पैलेडियम की एबिलिटी थी ना, अच्छा हाइड्रोजनेटिंग एजेंट था ना वो, अब वो वीक हो गया। अब वो क्या हो गया? वीक हो गया। तो अब वो क्या करेगा? अब वो कंट्रोल्ड तरीके से हाइड्रोजनेशन करेगा। अब वो एक स्टेप में ही आके रुक जाएगा। तो आप बोलोगे सर कि अच्छा तो BaSO4 डालने से ऐसा क्या हुआ कि पैलेडियम की एबिलिटी खराब हो गई? ये सवाल आएगा आपके दिमाग में। तो भाई BaSO4 जो है ना, ये एक्चुअली
पॉइजनिंग एजेंट का काम करता है। किसका काम करता है? पॉइजनिंग एजेंट। अब आपको अगर कोई पॉइजन दे दे, कोई मतलब कोई ऐसी चीज दे दे जो आपके लिए हार्मफुल है, तो आपकी काम करने की एबिलिटी कम होगी कि बढ़ जाएगी? भाई कम हो जाएगी ना, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी, राइट? सीधी बात है। तो यहाँ पे पैलेडियम को उसने क्या किया, एक पॉइजनिंग एजेंट डाल दिया। क्या डाल दिया? बेसिकली सल्फर कंपाउंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइजनिंग एजेंट्स, है ना, ऐसा याद रख लेना। सल्फर का कंपाउंड है ना BaSO4। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एज अ पॉइजनिंग एजेंट उसने ये ऐड कर दिया। तो क्या हुआ उससे? तो पैलेडियम की एबिलिटी जो थी हाइड्रोजनेशन करने की, बहुत अच्छी एबिलिटी थी ना, वो खराब हो गई, कम हो गई। तो अब हमारा जो हाइड्रोजनेशन है वो हमने क्या किया? कंट्रोल कर लिया। और ये जो कॉम्बो उसने बनाया, कौन सा? पैलेडियम प्लस BaSO4 का जो उसने कॉम्बो बनाया ना, इसको बोला लिंडलार्स कैटलिस्ट। क्या ये अब एकदम से क्रिस्टल क्लियर हुआ? हाँ, तो उसने ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया पैलेडियम और BaSO4 का, मतलब कि आपको कोई पूछेगा लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या है, तो आप बोलोगे पॉइजन्ड पैलेडियम। अच्छा, यहां पर और एक चीज नोट करने जैसी है। तो ये पहले जब बनाया गया ना, तो पैलेडियम विद BaSO4 ये फंडा था, ठीक है, लिंडलार्स कैटलिस्ट का। फिर उनको पता चला धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गया, BaSO4 से भी अच्छे और भी बेटर हमारे पास ऑप्शंस है पॉइजनिंग के लिए। तो आजकल क्विनोलोन वगैरह यूज होता है। क्विनोलोन अलग कंपाउंड है, वो मैं आपको एरोमेटिक में पढ़ाऊंगा डिटेल में, ठीक है। पर PD प्लस BaSO4 या PD प्लस क्विनोलोन, मतलब बेसिकली पैलेडियम में कुछ उंगली की रहेगी, ऐसे याद रख लो कि पैलेडियम, अगर सिर्फ पैलेडियम हम यूज करते तो कैसा होता? स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजनेशन होता, तो सीधा एल्केन बन जाता। अग्रीड? लेकिन अगर पैलेडियम के साथ कुछ भी ऐसा कुछ गंदगी मिक्स की है, कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी डाली है, कुछ उसके अंदर पॉइजनिंग एजेंट डाला है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वीक हाइड्रोजनेशन। यानी उस चीज को हम लोग वी विल रेफर टू इट एज लिंडलार्स कैटलिस्ट, है ना। आई थिंक ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सब बच्चों को। अब जरा देखते हैं क्या बोलता है। देखो, अब लोग स्टेटमेंट देखोगे तो इजीली समझ में आएगा। तो पहली बात तो हमने पूरा रिडक्शन किया कि पार्शियल किया, तो बोलेंगे पार्शियल। पूरा करते तो क्या होता? सीधा एल्काइन से एल्केन बन जाता, जो ऑलरेडी कर चुके थे, ठीक है। आप बोलेंगे ओके, तो पार्शियल रिडक्शन ऑफ व्हाट? पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, ठीक है। या फिर उसको कंट्रोल्ड, अच्छी भाषा में, अच्छे टर्म्स में हमने पार्शियल रिडक्शन की जगह कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन भी बोल सकते थे हम लोग। आप बोलोगे ठीक है, ये भी सही है। तो इसमें होता क्या है? इसमें भाई C2C ट्रिपल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड, पार्शियली रिड्यूस्ड टू C2C डबल बॉन्ड, है ना, in the presence of Lindlar's catalyst। ओके, अब सही है। इसमें पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडियम है ना, पैलेडाइज्ड चारकोल, पैलेडियम विद चारकोल, चारकोल समझते हो ऑब्वियसली, कोयला, है ना, विच इज डीएक्टिवेटेड। मैंने अभी क्लियर किया, डीएक्टिवेटेड यानी कि उसकी एक्टिविटी को कम किया गया है। कैसे? कैसे? विथ क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको अच्छे से समझाया अभी? सल्फर को हम लोग एज अ पॉइजनिंग एजेंट कंसिडर करते हैं। तो सल्फर का कंपाउंड, कौन सा सल्फर का कंपाउंड, ये भी लिखवाया ना मैंने, आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन सा सल्फर का कंपाउंड? बेरियम सल्फेट, है ना। तो क्विनोलिन या फिर बेरियम सल्फेट, तो कहीं भी आप देखो तो PD विद क्विनोलिन और PD विद बेरियम सल्फेट जब आपको दिखे तो आप समझ जाओ कि वो किसकी बात कर रहा है? वो लिंडलर्स कैटलिस्ट की बात कर रहा है। तो आपको ये भी पूछ सकता है वो, व्हाट इज लिंडलर्स कैटलिस्ट? तो एक लाइन में आप लिखेंगे लिंडलर्स कैटलिस्ट इज पैलेडियम डीएक्टिवेटेड विद क्विनोलिन और सल्फर कंपाउंड इज लिंडलर्स कैटलिस्ट। यस बच्चों, एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इज, जब भी यहां पर एल्कीन बन रहा है तो वो कौन से टाइप का एल्कीन बनेगा? वो सिस आइसोमर बनेगा। कौन सा टाइप? सिस। अभी सिस और ट्रांस तो मैंने आपको आइसोमेरिज्म में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। सिस और ट्रांस क्या होता है? ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में मैंने पढ़ाया ना आपको, सिस और ट्रांस, राइट? वो ज्योमेट्रिक आइसोमर में आता। तो सिस इसमें बनता है सिस टाइप का आइसोमर। तो याद रख लेना, जब भी आप एल्काइन लेके उसको लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो क्या बनता है? सिस आइसोमर बनता है। ओके, चलो, तो अब इसको हम लोग को रिएक्शन को लिखना है।
I will just mention this here. इधर ऐसे कर लो ना, हाइड्रोजन, प्लेटिनम और पैलेडियम और निकल, ये नॉर्मल तरीका था। फिर उसके बाद हमने नीचे लिखा कि भाई पीडी विद BaSO4 और क्विनोलिन, ऐसा भी लिख दो, यहाँ पर भी मेंशन कर दो। क्विनोलिन, क्विनोलिन आपको मैं एरोमेटिक में पढ़ाऊंगा। क्विनोलिन जो है वो या फिर BaSO4 यूज किया, तो दिस इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको हमने बोला, इस पूरे कॉम्बो को हमने बोला लिंडलार्स कैटलिस्ट। इसको बोला लिंडलार्स कैटलिस्ट, ऐसे लिख के रखना। चलो अब रिएक्शन लिख लेते हैं। तो पार्शियल स्लैश कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ एल्काइन। एग्जाम्पल के साथ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, मैं एरो पे PD विद क्विनोलिन ऐसा लिख सकता था, या सिर्फ एरो पे लिंडलार्स कैटलिस्ट भी लिख देता तो भी आप समझ जाते, है कि नहीं? सिर्फ मैं लिंडलार्स कैटलिस्ट नाम लिख देता तो भी आप समझ जाते। क्या करना है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है। अब यहाँ पर नोटिस करना, लिखा है आपके इसमें कि सिस एल्कीन बनेगा, बट क्या इथीन में सिस और ट्रांस हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमारा ये क्या था, कंडीशन क्या थी ज्योमेट्रिक के लिए, नॉन टर्मिनल डबल बॉन्ड चाहिए था। ये तो इथीन है, एक ही डबल बॉन्ड है, इसमें सिस और ट्रांस कहाँ होता है? अच्छा, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? ये आता है एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में। हाँ, ये मत भूलना, ये किस में आता है बच्चों? ये आता है आपका एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी में। ये लिख के रखेंगे सब लोग। Just write the heading here for you. ये मैकेनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो एडिशन रिएक्शन में आएगा, उसमें भी पहला ये, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल और एक देख लो। तीन में ना, हाँ ओके। नेक्स्ट है आपका प्रोपाइन, है ना, ये भी एल्काइन है। यहाँ पर देखो, मैं आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस लिख के बताता हूँ ताकि एग्जाम में अगर वो कॉम्बिनेशन चेंज भी कर दे तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे कि PD विद BaSO4, ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल था। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर आपके कोई पॉसिबिलिटी है सिस और ट्रांस ऐसा कुछ बनने की? क्योंकि प्रोपीन बनने वाला है ना बस, प्रोपीन में तो कुछ नहीं होता क्योंकि प्रोपीन भी टर्मिनल होता है, तो प्रोपीन में भी कुछ नहीं है। सिस और ट्रांस तो होता ही नहीं प्रोपीन में, तो ये हो गया ना डायरेक्ट। Now here comes the interesting one. ये कौन सा है एल्काइन? ये ब्यूटाइन है, ब्यूटाइन है, बट कौन सा वाला ब्यूटाइन है? ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन है ना, ब्यूट 2 आइन है। अब यहां पर अपने को स्पेसिफिक बोला है ना कि अपना प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? प्रोडक्ट सिस बनने वाला है बच्चों। प्रोडक्ट कैसा बनने वाला है अपना?
सिस प्रोडक्ट बनने वाला है। तो सिस प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड C H CH3 और सही है। ये सिस प्रोडक्ट हुआ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों CH3 सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड, तो ये रहा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सिस ब्यूट टू इन। अगर मेरे को ट्रांस बनाना होता तो मैं मिथाइल को नीचे बनाता, है कि नहीं? Here that is why this example becomes a very very important example. I hope everybody has understood this. Again, from an entrance point of view, this part is very important, that cis forms are formed or obtained as products when you do hydrogenation or limited hydrogenation by using Lindlar's catalyst, है ना? तो PD प्लस क्विनोलिन या PD प्लस BaSO4 इज कॉल्ड लिंडलार्स कैटलिस्ट, ये चीज मत भूलना। और ये लिमिटेड रिडक्शन या लिमिटेड हाइड्रोजनेशन करने के काम आता है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अब इससे मिला सिस आइसोमर, यहां तक भी क्लियर हो गया, सारे एग्जांपल भी हमने देख लिए। अब सवाल ये है, सर व्हाट इफ आई वांट ट्रांस आइसोमर? मुझे ट्रांस आइसोमर चाहिए तो मैं क्या करूं? तो भाई ट्रांस अगर आपको आइसोमर चाहिए तो आपको सेम फंडे करने, सब कुछ सेम है, एल्काइन लेना है, सब कुछ सेम लेना है, पर अब रिएजेंट चेंज कर देना है। रिएजेंट क्या लेंगे आप? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया लेंगे आप। क्या लेंगे? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। अब सोडियम इन लिक्विड अमोनिया का रोल क्या है? तो वो भी हाइड्रोजन सप्लायर है। देखो, लिंडलार्स कैटलिस्ट हाइड्रोजन के साथ आप यूज कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था? हाइड्रोजिनेशन कर रहा था। आप बोलोगे हाँ सही है, सोडियम मेटल विद लिक्विड अमोनिया भी क्या करने वाला है? हाइड्रोजन ही सप्लाई करेगा। पर लिंडलार्स जो है वो सिस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगा रहा था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया कहां लगाएगा? ट्रांस पोजीशन पे हाइड्रोजन लगाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये सिंपल है? हाँ, ऐसे देखेंगे तो यहां पर हमारा वेरिएशन कैसा आएगा देखना। फोर्थ एग्जांपल लेता हूं, यही सेम ब्यूट आइन लिया मैंने, फॉर कंपैरिजन आई एम राइटिंग द सेम थिंग, ठीक है। अब यहां पर ऑन द एरो, इंस्टेड ऑफ लिंडलार्स, इंस्टेड ऑफ PDBSO4 PD क्विनोलिन, आई विल राइट सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, हाँ, नॉट अमोनिया गैस, लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया में सोडियम मेटल डाला हुआ है। तो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहां पर बनेगा C डबल बॉन्ड C H CH3 और H, CH3 C डबल बॉन्ड C H। अब इस तरह से अगेन ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, ऑपोजिट साइड्स। बच्चों ये याद रखना, बहुत लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं। ये मेरा प्लेन है, डबल बॉन्ड का प्लेन ये रहा ना, तो प्लेन के ऊपर नीचे ऑपोजिट साइड है ना, इसको मैं यहां भी लिख दूं, इसको उठा के मैं इसको मैं उठा के यहां लिख दूं, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, ठीक है ना। बस ऑपोजिट साइड्स होना चाहिए, दैट्स द आइडिया, है ना। चलो, अच्छा ये कौन सा है? ये सिस फॉर्म है कि ट्रांसफॉर्म है? ये ट्रांसफॉर्म, तो ये ट्रांस ब्यूट टू इन। क्यों है ट्रांसफॉर्म? क्योंकि CH3 और H और H ये ऑपोजिट साइड्स पे आ गए, है ना, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड। अच्छा, प्लीज ऑल्सो नोट सिस और ट्रांस में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है ये बता चुका हूं। ट्रांसफॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो आपको अगर चॉइस दिया जाए, ये लो ब्यूटाइन है, ये लो आपके पास ब्यूटाइन है, और ब्यूटाइन को ब्यूट टू इन में कन्वर्ट करो, आप कौन सा रिएजेंट प्रेफर करेंगे? तो आप कौन सा रिएजेंट प्रेफर करोगे बच्चों? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्रेफर करोगे या लिंडलार्स? स्टेबिलिटी के हिसाब से आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया प्रेफर करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, जो ट्रांस प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है।
क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि बल्कि ग्रुप एक दूसरे से थोड़े दूर लगाए हुए हैं, तो रिपल्शन कम होता है। क्या ये बात समझ में आई? इस तरह से सोचना है। तो यहां पर हुए खत्म आपके एमओपीज ऑफ एल्कीन्स। अब जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स, ये रेपिटेशन है पूरा, ठीक है। सिंपल 2 लाइन आपको मार्क करनी है ढंग की। कौन सी देखो, दे आर यूजुअली नॉन पोलर और वीकली पोलर, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म एटसेट्रा। तो ये तो सिंपल था, ये जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के लिए बोलते हैं कि वो नॉन पोलर है या वीकली पोलर है, और इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं है क्योंकि वाटर इज पोलर सॉल्वेंट। और अपने को क्या है, अपना एक कॉन्सेप्ट क्या था केमिस्ट्री का, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये कॉन्सेप्ट था ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी कि पोलर वाला पोलर में डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। तो ये एल्कीन्स कैसे है, ये नॉन पोलर है, तो ये कैसे सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे। तो दिमाग लगा लो, सिंपल बात है कि नहीं? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट, आप बोलोगे सर बॉइलिंग पॉइंट का तो घिसा पिटा सेंटेंस आप बहुत बार दे चुके हो। क्या? बॉइलिंग पॉइंट ऑलवेज इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर बट डिक्रीजेस विद ब्रांचिंग, है ना। ब्रांच्ड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्ट्रेट चेन। सारे सेम स्टेटमेंट हमने किए थे ना एल्केन्स के लिए भी, है कि नहीं? तो ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स हमारे, कुछ भी नया नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जो भी रहेगा वो इंक्रीजेस विद कार्बन नंबर बट डिक्रीज विद ब्रांचिंग, ऐसा होगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये 2 ही पॉइंट आपको याद रखते, एक सॉल्युबिलिटी, दूसरा बॉइलिंग पॉइंट, दैट्स इट। नेक्स्ट फंडा आता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स। तो आपको अगर एमओपीज अच्छे से समझ में आई है, जितने भी एमओपीज हमने किया अगर आपको अच्छे से समझ में आए, तो केमिकल रिएक्शंस आर सुपर इजी। रीजन इट इज दे आर ऑपोजिट ऑफ, एग्जैक्ट उल्टा ऑफ व्हाट वी हैव डन इन द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमने एमओपी में किया कि भाई एल्काइन लो, उसमें हाइड्रोजन डालो तो एल्कीन बनता है ना। तो इसमें उल्टा रहेगा हमारे पास, एल्कीन लो, हाइड्रोजन निकालो, एल्काइन बन जाएगा, या एल्कीन लो, उसमें हाइड्रोजन और डालो, एल्केन बन जाएगा। कर चुके है कि नहीं? तो पता है, हैलोजन निकाल कर, विसिनल डाइहैलाइड में से हैलोजन निकाला था तो क्या बना था, एल्कीन। अब उल्टा करो, एल्कीन लो, हैलोजन डालो, क्या बन जाएगा, विसिनल डाइहैलाइड बन जाएगा। कुछ मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एल्कीन में से डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया था आपने अल्कोहलिक KOH यूज करके, H और X निकाला था। अब क्या करोगे, H और X डाल दो, एल्कीन में HX डाल दो, क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। पहले आपने एल्काइल हैलाइड से HX निकाल के एल्कीन बनाया था, अब आपने एल्कीन में HX डाल के एल्काइल हैलाइड बना दिया। फिर से वही है ना, एग्जैक्टली क्या बना, A का B का A, ऐसा ही उल्टा ही रिएक्शन हो रहा है। तो आप एमओपीज अगर ध्यान से समझ चुके हो तो आपको ये बहुत ही इजी लगेंगे बच्चों। तो यहां पर देखो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, तो एक बार वो हमको समझ में आ गया अच्छे से एमओपीज जैसा मैंने कहा, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इजी है। पहला लाइन, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन्स। आप बोलोगे वाह क्या तो रॉकेट साइंस है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्कीन। अरे नहीं भाई, प्रिंटिंग एरर है, एल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। चेंज करो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग एरर्स बहुत है, पता है ना आपको। तो एल्केन्स, हाँ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूं बच्चों, पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो जो वीक बॉन्ड है वो जल्दी टूटेगा, और वीक बॉन्ड जल्दी टूट रहा है मतलब क्या होने वाला, रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। एंड एल्कीन्स जो है वो जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस अंडरगो करेंगे। कौन से वाले रिएक्शंस, द मैकेनिज्म दैट दे विल फॉलो विल बी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब उसमें एडिशन तो होगा, वो तो ठीक है, पर किस चीज का एडिशन होने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने वाला है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होने वाला है। क्यों,
हमने ये देखा हुआ है, न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन पुअर। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो आएगा और देखिएगा अरे पाई बॉन्ड है यार, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकता हूं, तो वो उसके ऊपर अटैक करेगा, है ना। तो इसलिए एल्कीन्स का बहुत अच्छा रिएक्टिविटी आपको मिलेगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ, है ना। ओके, उसमें सबसे पहला है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन और हाइड्रोजनेशन, जो उन्होंने बोल दिया ऑलरेडी सी सेक्शन 15.1, यानी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया किसमें, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल टू गिव एल्केन, कर चुके हम लोग, तो हटा दो उसको। चलो सेकेंड, एडिशन ऑफ हैलोजेंस और हैलोजिनेशन, दैट इज अ रिएक्शन, that is alkenes can be converted into corresponding vicinal dihalides by direct addition of halogen. Now please understand here the very important difference in the mechanism, very important difference in the mechanism, हाँ, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। देखो, जब आपके पास मीथेन था और मैंने आपको बोला था क्लोरीन ऐड करो, तो आपको क्या बोला था, एरो पे क्या लिखना है, डायरेक्ट क्लोरीनेशन कर रहे हो तो एरो पे क्या आने वाला है, फिक्स था ये, क्या आने वाला है, यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट, ऐसे आप बोला था, याद है आपको, सबको याद होना चाहिए ये, एल्केन्स में हमने ऐसा किया था। लेकिन वहीं पर अगर अब एल्कीन में आप ऐड कर रहे हो, ध्यान से सुनना, वहीं पे आप क्या कर रहे हो, एल्कीन में जब आप ऐड कर रहे हो क्लोरीन को, तो आपको एरो पे क्या चाहिए, यूवी लाइट चाहिए क्या, नहीं, क्योंकि आप अब सब्सटीट्यूशन नहीं कर रहे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा, थोड़ा सा बेसिक दिमाग, बेसिक, बहुत आपसे मैं एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इतनी ज़्यादा आप दिमाग लगा लो साइंटिस्ट वाले, नहीं, बेसिक दिमाग लगाओ ना। यहाँ पर क्या हुआ, एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन आया, अग्रीड, एक हाइड्रोजन कम हुआ CH4 में से और एक क्लोरीन आया, बरोबर बोल रहा हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ सब्सटीट्यूशन, यहाँ पर क्या हुआ, एक गया दूसरा आया, सब्स्टिट्यूशन हुआ, है ना। पर यहां मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं, CH2 Cl Cl, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं ना। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, यहां पर एडिशन हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि दो कंप्लीटली डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं बॉस, है कि नहीं। एक जगह सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, दूसरी जगह एडिशन हो रहा है। और एडिशन जब हो रहा है तो एरो पे आपका आएगा CCl4, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट आएगा। क्या आएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ना आपको यूवी लाइट की जरूरत है, ना वो H न्यू लिखने की जरूरत है ना, ना डिफ्यूज सनलाइट की जरूरत है, कुछ नहीं। CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट जब आएगा तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में डबल बॉन्ड ब्रेक होकर आगे यहाँ पे ClCl ऐड हो जाएगा, ऐसा है। क्या ये बात समझ रहे हैं आप लोग। तो आपके दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए, रटा नहीं, ये रटोगे तो फिर एग्जाम के दिन जीरो भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। फिर आके वही जो पुरानी इतने साल से मैं कंप्लेंट सुन रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं नमूने, वो आके बोलते हैं ना एग्जाम के दिन, सर मैं ब्लैंक हो गया, ऑर्गेनिक के इतने सारे रिएक्शन थे, सब मिक्स हो गए मेरे दिमाग में। वो मिक्स हुए क्योंकि तूने ध्यान नहीं दिया बेटा जब पढ़ा रहे थे, तो ध्यान दे यहाँ पे, है कि नहीं। कैसे कि भाई जब यूवी लाइट है, तो जब एल्केन में, ध्यान से सुनना, जब सैचुरेटेड कार्बन है आपके पास, ये कैसा था, सैचुरेटेड था ना, sp3 था, सैचुरेटेड था, है ना। तो ये वाले कार्बन में जब क्लोरीनेशन करना था तो एरो पे क्या मांगता है अपने को, यूवी लाइट चाहिए। क्लैरिटी, सिंपल। लेकिन अनसैचुरेटेड कार्बन में जब क्लोरीनेशन करना था तो एरो पे अपने को क्या मांगता है, CCl4 चाहिए। क्या ये बात सबके दिमाग में उतर गई है एकदम से अच्छे से, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए, नहीं तो देन ऑर्गेनिक बिकम्स लाइक खिचड़ी। दैट इज व्हाट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे ट्राई टू दे थिंक दैट रट्टा मार सकते हैं ऑर्गेनिक को। नहीं भाई, ये मैथ्स जैसा है, इसके साथ ये ऑपरेशन ही जाएगा, ये इक्वेशन के साथ यही टाइप का फॉर्मूला जाएगा, है ना। आप लोग टाइप वाइज करते हो ना मैथ्स में, वैसे ही यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी वैसा होता है, राइट। चलो, तो ये क्लैरिटी हमारे पास है कि भाई एल्कीन प्लस X2 रहेगा तो हम नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि CCl4 एट रूम टेम्परेचर, ना हीट की जरूरत है, ना कोई एनर्जी देनी नहीं है। वहां पे यूवी लाइट वगैरह दे रहे थे या हीट भी कर रहे थे, ऑप्शन थी, यहाँ पे कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या बनने वाला, विसिनल डायहाइड। और ये तो आप सब इंटेलिजेंट बच्चों ने ऑब्जर्व कर ही लिया होगा तुरंत ही कि अच्छा ये तो उल्टा है ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन, विसिनल डायहाइड प्लस जिंक एल्कीन,
है ना। आयोडीन इसमें जनरली रिएक्ट नहीं करता, आयोडीन जनरली रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई आयोडीन? क्योंकि अगर हम लोग हैलोजेंस की बात करें, एलिमेंटल हैलोजेंस की बात करें, तो रिएक्टिविटी ऐसी होती है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि आयोडीन की रिएक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है, बहुत ही खराब होती है अगर हम लोग हैलोजेंस की बात करें। ठीक है, अगर मैं HF, HCl, HBr, HI की बात कर रहा हूं तो उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना। तो आयोडीन जनरली इसमें रिएक्ट, मतलब डायरेक्ट आयोडीनेशन जनरली नहीं होता, डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं होता। ठीक है, यहां पे लिख देना, क्या लिखेंगे? डायरेक्ट आयोडीनेशन जनरली डज नॉट अकर। क्या ये समझ रहे हैं आप लोग? ये आपके कैसे बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, तो यहां पर आपने इस तरह से किया, क्या डायरेक्ट आपने एल्कीन लिया, उसके अंदर आपने हैलोजन लिया CCl4 रूम टेम्परेचर, और आपका विसिनल डाइहैलाइड तैयार हो गया। अच्छा, अब यहां पर एक और इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग, इस फंडे का एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन समझना अच्छे से, क्या बोला मैंने आपको, एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दिया और बोला ये क्या है कंपाउंड, सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है, इसका पता लगाओ। ठीक है, एल्कीन है कि एल्केन है, पता लगाओ। तो आपने क्या करना है, आपने ब्रोमीन लिक्विड लिया। ब्रोमीन लिक्विड कौन से कलर का था बच्चों? ब्राउन कलर का। आपने इस कंपाउंड में ऐड करा। अगर ये कंपाउंड में ब्रोमीन ऐड हो गया तो जो ब्राउन कलर का ब्रोमीन आपने लिया था वो यूज अप हो गया, खर्च हो गया। यस, सही बोल रहा हूं, ब्रोमीन क्या हुआ? यूज हो गया, है ना। तो जो ब्राउनिश कलर था ब्रोमीन का था वो क्या हो जाएगा? कलर डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन यूज हो गया। और अब नया प्रोडक्ट जो बन रहा है, क्या 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन जो नया प्रोडक्ट बन रहा है, या जो 1,2-डाइब्रोमो इथेन जो भी बनने वाला है, डाइब्रोमाइड, वो कलरलेस है। वो कैसा है? कलरलेस है। तो आपको ये एक टेस्ट की तरह यूज करते आएगा क्या? सोचो, ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें एल्केन है कि एल्कीन है पता लगाना है। ब्रोमीन डाला, अगर कलर गायब हो गया तो मतलब ये अनसैचुरेटेड था, एल्कीन था। क्या ये सिंपल टेस्ट हो गया? क्योंकि ब्रोमीन का कलर यूज अप हो गया, ब्रोमीन का कलर डिसअपियर हो गया। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। यानी कि जो गिवन कंपाउंड है मुझे, उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी कि एल्कीन वाला बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं है, ये चेक करने के लिए मैं ब्रोमीन का इस्तेमाल कर सकता हूं, और ये मैकेनिज्म वहां पर अप्लाई होगा। काफी क्लियर? जरा इस मैकेनिज्म को हम लोग मार्क कर लेते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में मार्क करके रखो अच्छे से। एडिशन ऑफ ब्रोमीन इज अ टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड इन कंपाउंड्स। और यहां पर बाजू में आप क्या मेंशन करेंगे? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। विल मेंशन टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ऐसे आगे और भी टेस्ट आने वाले हैं, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, और आपके टेस्ट में ये क्वेश्चन आएगा बैठ जो। बट हाँ, ये है कि कोई भी एग्जाम वगैरह में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि एल्कीन प्लस ब्रोमीन ये जो है ये क्या है? ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन है। क्यों है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन? भाई कलर चेंज दिखता है। क्या होता है? ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन रैपिडली डिसअपियर्स इफ अ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इज प्रेजेंट। क्यों? क्योंकि जो विसिनल डाइब्रोमाइड जो बनने वाला है, यानी कि डाइब्रोमो प्रोपेन डाइब्रोमो इथेन जो भी बन रहा है ना, विसिनल डाइहैलाइड, वो कैसा है? वो कलरलेस है। वो कैसा है? कलरलेस। इसलिए मतलब कि ओरिजिनल कलर डिसअपियर हुआ और जो नया प्रोडक्ट बना वो तो कलरलेस था। तो इसलिए आपको ये जो चेंज है ये पक्का बता सकता है कि हाँ भाई अंदर एल्कीन प्रेजेंट था, है ना बच्चों। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे एक हेडिंग, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। चलो फटाफट, रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, ये हेडिंग लिख दो। पहला वाला भी वैसे तो लिखना नहीं चाहिए मुझे, बट मैं लिख देता हूं, है ना। दैट इज एडिशन रिएक्शंस में
एडिशन में पहला है एल्कीन प्लस हाइड्रोजन in the presence of platinum or palladium or nickel plus heat, है ना। और हाँ, दो सब नहीं लिखने एक साथ, इसमें से कोई भी एक चूज कर लेना, प्लैटिनम और या तो पैलेडियम या तो निकल प्लस हीट विल गिव एल्कीन, है ना। ये तो सिंपल तरीके से, ये आप कंटाल गए होगे इससे, इतनी बार रिपीट कर दिया, इसके एग्जाम्पल नहीं लिख रहा अभी। सेकेंड, alkene plus X2, alkene plus X2 will give vicinal dihalide in the presence of CCl4 at room temperature, where क्या नोट करवाया, where X2 can be equal to fluorine or chlorine or bromine but never iodine, है ना। ये लिखा ना हमने कि ये रिएक्शन आयोडीन के साथ जनरली नहीं होता, ये नोट कर लेना। एग्जाम्पल लिखते हैं, इथीन को क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया विद CCl4 एट रूम टेम्परेचर, क्या बना। तो इसको सबसे आसान तरीका आपको बता देता हूं, डबल बॉन्ड को तोड़ो, आजू बाजू Cl को जोड़ो। सही है, आसान तरीका। नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। सेकेंड एग्जाम्पल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस मेरे को ऐड करना है अभी ब्रोमीन। सेम फंडा, पर इस बार क्या करेंगे हम लोग, इसको एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यूज कर रहे हैं ना। Br और CH3, क्या किया मैंने, मैकेनिज्म क्या किया, डबल बॉन्ड को हटाया, इधर Br को लगाया। क्या ये बात समझ में आ रही है गधे बच्चों? यस। अच्छा, यहाँ पर नोटवर्दी चीज़ क्या थी बताओ, कि ब्रोमीन वॉज ओरिजिनली रेडिश ब्राउन इन कलर, मेन ब्राउन याद रखना, हाँ। रेडिश ब्राउन कलर, एंड दिस कंपाउंड जिसका नाम है 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन, है ना। 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन है ना बच्चों। ये कैसा है, ये कलरलेस। कोई भी डाइहैलाइड डाइब्रोमाइड आपका जो है वो बेसिकली कलरलेस है, ठीक है, कलरलेस है। तो देयरफॉर नोट क्या है, नोट डिसअपियरेंस ऑफ ब्राउन कलर ऑफ bromine is used as a distinguishing test to detect carbon to carbon double bond, test to detect this thing, or we also call it what, test for unsaturation, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। क्लियर बात है, राइट?
इस अभी आगे हम लोग एक और करेंगे बेयर्स रिएजेंट वाला टेस्ट, सिमिलर, काफ़ी सिमिलर फंड है उसका भी, वहाँ पर हम लोग अल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे। तो ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन का दूसरा वेरिएंट होगा, वहाँ पर भी हम लोग टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन करेंगे, बट वहाँ पे रिएजेंट दूसरा यूज़ होगा। यहाँ पे रिएजेंट है ब्रोमीन, वहाँ पे दूसरा रिएजेंट यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है कि भाई आपका पहला जो रिएक्शन था वो एक्चुअली एक टेस्ट की तरह यूज़ हो सकता था, जहाँ पर आप ब्रोमीन को ऐड कर रहे थे टू द अनसैचुरेटेड कंपाउंड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग डाइब्रोमाइड विच वॉज कलरलेस, ठीक है। तो इस सेशन में यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं।